गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे आपको फिर याद दिला दें कि कितने बाकी रह गए थे क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बाकी रह गए थे उसमें देखो लाभ के पद संबंधी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि इन कथनों पर विचार करिए, और हिंदी में भी मैं आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन हिंदी में ऐसा है कि संसद निरहरता निवारण अधिनियम 59 के कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरंतर से छूट देता है। ये सही स्टेटमेंट है। और आप याद रखो उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधन किया गया था। अब कई बार ये याद रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि 5 बार संशोधन किया गया, 4 बार किया गया। उसका तरीका मैं आपको बता दूं, फिर तीसरा सेंटेंस पढ़ लो आप। तो तीसरा सेंटेंस है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो तीसरा गलत है, थर्ड इज रॉन्ग। ये अब मान लो कि अगर आपको दो स्टेटमेंट नहीं पता है कि संशोधन कितनी बार किया गया है और तीसरा पता है तो आप आंसर सही कर सकते हो। पहला तीसरा सही हो गया। अब जिसमें जहां जहां तीसरा होगा, जहां तीसरा है ये गलत हो गया, ये तीसरा है ये गलत हो गया, तीसरा है ये गलत, 1 2 सही हो गया। ये है एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसलिए आप देखोगे ये इंग्लिश में कैसे लिखा गया है कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 59 exempt several posts from disqualification on the ground of office of profit। ये करेक्ट है। एबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। तो ये हमने कहा कि अगर मान लो हमें पता ना हो, इसलिए इसे कहते हैं लॉजिकल। कई बार हम गेस कर सकते हैं। और याद रखना जब भी आप कोई कहोगे, जैसे कभी भी कोई चीज़ आ जाए कि क्या कोई भारत के संविधान में परिभाषित है, नथिंग इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान, अब दोस्तों अगर हम हर चीज़ परिभाषित करेंगे, संविधान तो इतना बड़ा हो जाता कि इसको लेके चलना मुश्किल हो जाता। बड़ा लॉजिकल है कि हमारे यहाँ न तो लाभ का पद परिभाषित है, न तो अल्पसंख्यक परिभाषित है, न छुआछूत परिभाषित है, वो परिभाषित नहीं है। फिर तो ऑप्शन नंबर 3 जहाँ होगा वहाँ सब गलत कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 1 and 2। क्यों? क्योंकि 3 गलत है। तो ये मेथड एलिमिनेशन है। और फिर आप देखोगे अगला सवाल है कि 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन में लाए गए अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था आपको याद होगा 39। अब मैंने बताया नहीं बताया, आगे बता देंगे आपको। हमारे यहाँ 39th अमेंडमेंट लाया गया था। उस क्यों? किसी बच्चे ने कहा अब नहीं चलेगा एलिमिनेशन। अरे खुशबू चिंता मत करो, हमेशा प्रिंसिपल हमेशा चलता है। हो सकता है एक क्वेश्चन में न चले दूसरे में चले। तो हाँ कई बार ऐसा होता है कि दो स्टेटमेंट हैं, दोनों में सही गलत की बात आ जाती है, ऐसा संभव है। लेकिन हम हर तरीके अपनाते हैं। हमें लॉजिकल अगर आप करेक्ट रहोगे तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो जब कहते हैं कि तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री के इलेक्शन को आगे नहीं किया गया था, ये काम किया गया 39th अमेंडमेंट। और कब हुआ था? ये हुआ कब था? कि जब इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच में चुनाव का झगड़ा था। आप जानते हो कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था। इसे इंदिरा वर्सेस राज नारायण केस के रूप में जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रायबरेली से रद्द कर दिया था। इसके बाद ये अमेंडमेंट लाया गया था, दैट इज 39th अमेंडमेंट 1975। तो ये फिर गलत है। और दूसरा, अब मान लो कि एक गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अपने आप दो सही हो गया। बाकी स्टेटमेंट हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। तो जहां पहला पहला होगा सब गलत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये बात तो सच है। 99th अमेंडमेंट से क्या आया था? एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, उसको न्यायपालिका ने क्या किया? रद्द कर दिया।
उसको न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब आप देखो, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस के हैं कि राज्यसभा के सभापति, अभी को मेंस का सवाल कैसे लिखते हैं। पहले बच्चों, मेंस के सवाल लिखने का सिंपल मतलब है, पहले आप बेसिक बात समझ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन लिख लोगे। और किसी बच्चे ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन भी होता है, बता दी। अरे खुशबू, पहले पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन चीज़ है ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा फार्मूले जैसा है, और मैंने कितनी बार आपको कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूले जैसा है, तो इसमें डिफिनीशन नहीं है। अब ये बात है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा उपराष्ट्रपति की भूमिका देखिए। अब देखिए, ये सीधा प्रश्न अब अप्लीकेशन आप में होना चाहिए। अगर हमने लोकसभा के स्पीकर की भूमिका को देखा है, बड़े आराम से इस भूमिका को देख लेंगे कि राज्यसभा के सभापति की भूमिका क्या है, क्योंकि जो लोकसभा के स्पीकर का रोल है वही तो राज्यसभा के चेयरपर्सन का रोल होगा, कुछ एक्सेप्शन होगा, और हम कंपेयर भी कर लेंगे। अब देखो, जब कोई मेंस का प्रश्न लिखते हैं तो कैसे हम थोड़ा इंट्रो भी लिख देते हैं, एक लाइन का, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो मेंस का सवाल लिखने के लिए विचार होने चाहिए, एक इंट्रो लिख दिया, बाद में कंक्लूजन लिख दिया। अब मान लो कि राज्यसभा से कोई क्वेश्चन है, लोकसभा से कोई क्वेश्चन है, हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम संसदीय शासन, तो एक लाइन में ऐसे लिख दो, संसदीय शासन में इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन में दो सदन होते हैं, एक है निम्न सदन और दूसरा है अपर हाउस। एक निम्न सदन है, दूसरा उच्च सदन है, और उच्च सदन का चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का सभापति। तो आप मेंस के क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि सीधा आपने लिख दिया कि आर्टिकल इसके हिसाब से राज्यसभा का सभापति संविधान में है। अगर आपको आर्टिकल याद है तो यू कैन मेंशन इन द ब्रैकेट। तो पहली बात यह है कि हम किस तरीके से शुरू करते हैं प्रश्न, हमेशा ब्रॉडर तरीके से लिखते हैं, और भूमिका ऐसे भी लिख सकते हैं कि राज्यसभा को पूछा गया तो लोकसभा से लिख दो, राज्यसभा को पूछा गया संघीय शासन से लिख दो, संघीय शासन आगे आगे आपको बताएंगे। तो भूमिका कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बच्चे ने कहा वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम असल मुझे भी थोड़ा सा कफ है, कफ कोल्ड है, तो हो सकता है कि वॉइस प्रॉब्लम हो। लेकिन आप लोग उसके बाद देखो राज्यसभा कितना रोल है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, रोल क्या है। क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन मल्टी डायमेंशनल। क्वेश्चन कभी भी एक डायमेंशन में नहीं, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, अनेक आयाम उसके होने चाहिए। अब अगर अनेक डायमेंशन होने चाहिए तो स्पीकर का रोल क्या होगा, पहला क्या होगा, सीधा सदन का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी चाहे स्पीकर हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, पहला भूमिका होता है कंडक्ट ऑफ हाउस। अब कंडक्ट ऑफ हाउस का मतलब है कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन रेजोल्यूशन लाएगा, कौन मोशन लाएगा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, चेयरपर्सन की। दूसरी भूमिका क्या है, राज्यसभा के सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ राज्यसभा। आप याद रखो, राज्यसभा का एक सचिवालय होता है, लोकसभा का सचिवालय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलकर बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ राज्यसभा, जो सचिवालय होता है। क्योंकि आप तो देखते हो सदन में इतने काम होते हैं, प्रश्न पूछा गया, बच्चे के साउंड लो है, जरा देख लो, साउंड बढ़ा दो। तो कह रहे थे कि प्रश्न पूछाना, फिर उसके बाद प्रस्ताव बनाना, संकल्प लाना, इन सब के लिए सब जो ड्राफ्टिंग वाला काम करता है वो अधिकारी होते हैं। सचिवों के समूह, अधिकारियों के समूह को ही क्या कहते हैं, अधिकारियों के समूह कहते हैं सचिवालय। तो ये दूसरा काम है। तीसरा काम राज्यसभा के सचिवालय क्या हो गया, एंटी डिफेक्शन एक्ट के बाद दल बदल का निर्धारण करना, दल बदल के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण करना। Even vice chairperson of Rajya Sabha also decide about the disqualification.
राज्यसभा के भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा करिए। तो दल बदल के रूप में डिस्क्वालीफाई करना, ये भी राज्यसभा के उपसभापति काम है। लेकिन अब आप देखोगे जो सवाल नहीं पूछा गया है वो भी हम लिख सकते हैं। उसी के तुलनात्मक हमेशा कंपेरेटिव मल्टी डायमेंशनल उत्तर क्या होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल। सेंटेंस क्या होने चाहिए, छोटे। सेंटेंस छोटे, पैराग्राफ छोटे। या तो आप पॉइंट वाइज भी कई बार लोग लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिख चलो। इसे मेन से अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा संविधान के आर्टिकल वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आर्टिकल आपको याद हो लिख सकते हो ब्रैकेट में। अब आप देखोगे इसमें कंपेरिजन करके लिख दोगे, क्योंकि बच्चों जो बात ध्यान रखने की, जो राज्यसभा का सभापति है वाइस प्रेसिडेंट भी है। आवाज थोड़ा सा तेज कर देना, आवाज कम। जो राज्यसभा का सभापति है वो चूंकि वाइस प्रेसिडेंट भी है। अब वाइस प्रेसिडेंट है तो स्वाभाविक रूप में हमें उसके वाइस प्रेसिडेंट के काम के नहीं लिखना है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उसका कोई जो काम संविधान में है ही नहीं है। बस संविधान में इतनी बात है, अगर प्रेसिडेंट न रहे या प्रेसिडेंट का पद खाली हो तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्कस रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो भूमिका राज्यसभा के रूप में ही कर रहा है। इसका मतलब क्या कंपेरिजन कर देंगे कि वो लोकसभा स्पीकर की तरह धन विधेयक को प्रमाणित नहीं करता। उसे धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति नहीं है। इवन his power is less than speaker of Lok Sabha. His power is less than speaker of लोक सभा। ये बात ध्यान रखने की है। और कुछ मामले देखो, जैसे संसदीय समितियां, विभागीय समितियां हैं। विभागीय समितियां में तो 8 तो राज्यसभा के पास है, उनका संगठन करना ये भी राज्यसभा के चेयरपर्सन काम है। लेकिन कंपैरिजन हम लिख दें, यही बात खास तौर पे है कि कंपैरेटिव देखा जाता है। तो अब लोकसभा जरूर नहीं कि लोकसभा के स्पीकर काम आपको लिखना है, लेकिन कंपेरिजन कर ही सकते हैं। तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वो कभी धन विधेयक को स्टैंप नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक है नहीं है। ये एक्सक्लूसिव जॉब है लोकसभा स्पीकर का। और वो ज्वाइंट सिटिंग को चेयर नहीं करेगा, वह सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। वह सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। Even he or she cannot chair the joint sitting of parliament like speaker of Lok Sabha, like speaker of Lok Sabha। इसलिए आप देखोगे, और इसका मतलब है कि इसीलिए कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो लोकसभा का स्पीकर हो तो लोकसभा का मेंबर होता है। और चूंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, लोकसभा लोगों का सदन है, इसलिए आप देखो कुछ मामले में राज्यसभा के स्पीकर की शक्ति कुछ मामलों में लोकसभा स्पीकर से कम होती है। लेकिन आप इसे निष्कर्ष आप लिख दोगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है, चूंकि राज्यसभा राज्य का सदन है, इसलिए जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यों की आवाज़ को व्यक्त करता है, संघीय ढांचे को सुरक्षित रखता है। इसके साथ निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब है ऊपर कही गई बात। आप याद रखना, स्ट्रक्चर हो पक्का होना चाहिए, भूमिका और निष्कर्ष बिल्कुल होनी चाहिए। और आपको ये भी याद दिला दे बच्चों, देखो लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट हो जाएगा तब लिखेंगे। परफेक्ट कभी मत सोचना, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, आपके यूपीएससी एग्जाम में 3 घंटे में 20 सवाल के जवाब देने होते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक सवाल को लिखने के लिए 8 मिनट है, 8 मिनट से भी कम है। बहुत चैलेंज होता है लिखना में। लेकिन ये भी याद रखना है कि मान लो जो बच्चे BA पार्ट 1 में हैं, BA कर रहे हैं, वो लिखने पर इतना मारामारी न करें, पहले विषय को समझे, अच्छे से रिवीजन करें, समझे, पढ़े। देखो दोस्तों, एक ही फार्मूला सबके लिए काम नहीं करता, एक दवाई सबके लिए काम नहीं करती। ये फार्मूला उन लोगों के लिए है जो अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो लिखना चाहते हैं। ये आपका पहला सवाल का जवाब हो गया। यही लिखने का तरीका है। यानी जो चीज़ आपने, इसलिए जब हम किसी टॉपिक को लेते हैं तो उसकी टॉपिक क्या है, उसमें विशेषण क्या है। इसका मतलब है राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका पे चर्चा करिए और लिखा गया डिस्कस। तो हमने लोकसभा से कंपेयर कर दिया, कंपैरिजन तो लिखा थोड़े है, ये कंपैरिजन कर दिया। और अगला जरा सवाल देखें। तो हमेशा कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम सबसे अच्छा उत्तर लिखेंगे, इस मामले में फिर गड़बड़ कर जाते हैं। अब देखिए राज्यपाल की बात आ गई। अच्छा, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियां, अभी इस बात को छोड़ दें क्योंकि राज्यपाल हमने पढ़ा नहीं है बच्चों।
अभी राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल को कंपेयर कर लेंगे, तब इस प्रश्न को आपको बता देंगे कि अभी राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ लेंगे। तो ये तो अभी नहीं पढ़ा, नहीं तो कोई छोड़ देते हैं, नहीं तो अभी आपने कहा पढ़ाए बनी बिना पढ़ाई आपने बता दिया। अब देखो सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। आपके विचार में भारत की संसद किस हद तक अकाउंटेबिलिटी बनाती। अब मेंस का प्रश्न देखो, पहले बच्चों का ध्यान रखो, पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, और ध्यान से देखो। क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछ रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियाँ क्या है, जैसा हम किताबों में पढ़ लेते हैं अलग अलग शक्तियाँ क्या है। आप हमेशा याद रखना आईएएस के एग्जाम में, चूंकि आपसे डिमांड क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति की, रेक्टाफिकेशन काम नहीं चलेगा कि आपने 4 आर्टिकल रख लिए और सोचा आपने पॉलिटी पढ़ ली, नहीं चलेगा। आप किसी को समझते कैसे हैं, इसीलिए आप देखो प्रश्न का नेचर देखो। प्रश्न आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा है कि संसद के विशेषाधिकार बता दो, इन्फॉर्मेशन है। प्रश्न आपसे विषय, तो प्रश्न को मैं ध्यान से, प्रश्न को 5 बार देखना चाहिए, यह लर्निंग प्रोसेस है। तब आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं सही है, क्या पढ़ रहे हैं गलत है। एक ही तरीका है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर देखो। जिस भी एग्जाम को आप देख रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, सिलेबस जरूर देखो, तभी तो आइडिया लग पाएगा। और तब आप देखोगे कि हमने किस तरीके से चीज़ों को डील किया है। भारत की में संसद किस हद तक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है, यहाँ भी वैसे तरीका अपनाओगे। पहले भूमिका, और भूमिका कैसे, इंट्रो कैसे, संसदीय शासन से। एक तरीका हमारे पास आ गया कि जहाँ भूमिका आ जाए कि संसदीय शासन का मूल गुण क्या है, अकाउंटेबिलिटी। संसदीय शासन की मूल विशेषता क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीडे, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। यही तो संसदीय शासन का मर्म है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब प्रतिदिन का उत्तरदायित्व यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है, लेकिन क्या है, किस हद तक, इसका मतलब क्या उत्तरदायित्व रखने में कमी तो नहीं है, ये विशेषण है। यानी ये नहीं पूछ रहा है कैसे उत्तरदायित्व बनाए रखती है, किस हद तक, कितना है, इसका मतलब क्या कोई खामी भी है क्या, टू व्हाट एक्सटेंट। जैसे हमने कहा ना, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ खामी तो नहीं है। इसलिए हम इस बात को पहले इंट्रो लिख देंगे कि संसदीय शासन का मूल मर्म क्या है, जवाबदेहिता का शासन, उत्तरदायित्व का शासन, और इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली बार हमने शुरू कर दिया। दूसरी बात फिर देखेंगे कि इस बारे में, फिर दूसरी बात क्या देखेंगे, आखिर में उत्तरदायित्व जवाबदेही बनाए रखने के तरीके क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही बनाए रखने के तरीके क्या है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब आप देखोगे टेक्निक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही बनाए रखने के तरीके क्या है। अब आप देखोगे फिर इसमें क्या है, प्रश्न पूछना, प्रश्नकाल, फिर आप देखोगे विधेयकों पर चर्चा, यही तो हमने अभी तक पढ़ा रखा है, प्रश्न, प्रस्ताव, संकल्प। अब यहाँ सब प्रस्ताव संकल्प के बारे में नहीं लिखना है, बस केवल उनको एक लाइन में बात आगे करनी है। इसलिए हम लिखते समय देखते हैं आर्ट है, बड़ी कई चीज़ों को कंप्रेस कर दें। इसलिए बच्चों आप देखो स्मार्ट लर्निंग इसे कहते हैं। जैसे आप देखोगे संजीव कपूर इतना अच्छा खाना बनाने वाले क्यों है, क्योंकि उनको प्रोपोर्शन पता है क्या चीज़ कहाँ लेनी है। सब्जी में चिली उतना ही पड़ना चाहिए जितना जरूरी है, साल्ट का प्रोपोर्शन है, पोटैटो आलू गोभी इसका भी प्रोपोर्शन है। यही आर्ट हर जगह आता है। आपने जितना पढ़ रखा है सब चीज़ यूज़ कर दोगे लिखने में नहीं, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ हम पीटी के लिए काम करते हैं इसलिए विस्तार कर देते हैं। मेंस में लिखने में उतनी जगह हमें नहीं आवश्यकता पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी रखने का अगला तरीका क्या है, विधेयकों पर चर्चा, डिलिबरेशन ओवर लॉ मेकिंग, विधेयकों पर चर्चा, डिलिबरेशन डिस्कशन ओवर लॉ मेकिंग। और उसके बाद फिर जवाबदेहिता कैसे रखी जाती है, वित्तीय फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, बजट पारित करना, तो बजट पारित करना, अनुदान की मांग, सबने बजट बता दिया, उसमें 1-2 लाइन लिख के आप निकल जाओगे। सारा बजट की प्रक्रिया नहीं लिखना है,
बस ये बता देना कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है और विधेयकों पर चर्चा है, प्रश्नकाल शून्यकाल है, और इतना नहीं, अब सवाल तो और है कि मंत्रालयों की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाता है, और अंततः लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ये हो गया। लेकिन प्रश्न को ध्यान से, किस सीमा तक तो क्या अकाउंटेबिलिटी बनाई जा रही है, इसका मतलब है। फिर थर्ड पॉइंट आप आ जाओ, किस सीमा तक, इस बात का जवाब कैसे दोगे, टिल व्हाट इज एक्सटेंट, किस सीमा तक ये जवाबदेही बनाई गई है, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ये किस सीमा तक जवाबदेही तय की गई है। तो बच्चों किस सीमा तक बात आएगी, तो स्वाभाविक रूप में आपका आंसर क्या आएगा, किस सीमा तक मतलब कहाँ होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, सदन में बाइकआउट हो रहा है। तो सदन में जब बाइकआउट होगा, सदन में हंगामा होगा, कैसे चर्चा हो पाएगी, जब गिलोटिन लिया जाएगा सॉरी, कैसे चर्चा होगी, या जब सदन की सदन की बैठकें कम होगी, यही तो समस्या है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि संसद कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी को तब तक अच्छा नहीं बना पाएगी, यानी सारे विधेयक कमेटीज के पास नहीं जा पा रहे हैं। और वो ध्यान से देखना, आपके मन में कई बार ऐसा ये भी लिख दे वो भी लिख दे, पहले लिख के देखना और टाइम को एक बार टाइम को ट्यून करके बैठना। 8 मिनट का टाइम है, इसलिए कई बार हम परफेक्ट, हम जब नहीं लिखते थे हमें लगता है ये भी लिख देंगे वो भी लिख देंगे वो भी लिख देंगे, लिख नहीं पाओगे। इसलिए कम से कैसे बातों को शॉर्ट किया जाए, कैसे सारांश किया जाए, कैसे पॉइंट वाइज किया जाए। तो बैठ के कम होना, या आप कह सकते हो यही तो है जो कार्यपालिका की जवाबदेही कम कर रहा है। अब देखो प्रश्न पूरा अप्लाइड है, जो चीज हमने पढ़ी उसी आधार पर उत्तर दे रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं बात है जो हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि उसको अलग तरीके से पूछा गया हो, और एग्जामिनर यही करता है, क्वेश्चन को हमेशा चेंज करेगा। संसद काम तो ही होंगे, काम संसद का थोड़ी बदलेगा, न संविधान बदलेगा न काम बदलेगा, घटना बदल जाएगी। इसलिए बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो आप उसका जवाब दे दोगे, और फिर निष्कर्ष आप दोगे कि पिछले 75 सालों में, निष्कर्ष हमेशा वर्तमान से जोड़ के, भूमिका का मतलब है शुरुआत, निष्कर्ष का मतलब वर्तमान, भूमिका मतलब गंगा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, भूमिका है। निष्कर्ष का मतलब वर्तमान घटना क्रिया है, इस बात पे लोगे। अब निष्कर्ष का मतलब कैसे आप लिखोगे निष्कर्ष कैसे लिखोगे कि भारत के संसदीय शासन में 75 साल में संसद ने कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा है, लेकिन वर्तमान में क्या होना चाहिए, सदन की कार्यवाही की बैठकें सुनिश्चित हों, सदन की कार्यवाही की बैठक सुनिश्चित हो, विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा जाए, जिससे कार्यपालिका पर जवाबदेही और प्रभावी बनाया जा सके। निष्कर्ष तो ये लिखने का तरीका है हमेशा चीजों को। अब प्रश्न में बहुत सारी चीज हिडन होती है, किस सीमा तक ये हिडन है, टू व्हाट एक्सटेंट ये हिडन है, मतलब ये विषय आपको समझना चाहिए। इसके उत्तर होता है विशेषणात्मक, क्यों कैसे क्या। एक होता है वर्णन, केवल क्या है। अगला देखोगे आप, अगला सवाल है, डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज कीप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टो इंस्पायर रिवरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एवेल्यूएट द वर्किंग ऑफ सच कमिटीज विद सूटेबल एग्जांपल। क्या विभागीय समितियां, संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को नियंत्रण रखने में कारगर हैं, संसदीय नियंत्रण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ ऐसी समितियों कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। अब देखोगे, अब सवाल ये, फिर इंट्रोडक्शन, तो संसद में इंट्रोडक्शन एक तरीके से होगा संसदीय शासन से, इंट्रो कैसे होगा, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अच्छा आप कहोगे सर इंट्रो देने का एक ही तरीका, तो आपको और भी तरीके बता दे। संसदीय समिति से इंट्रोडक्शन कर सकते हो कि संसदीय समितियां संसद को शुरू होती हैं, ये संसदीय समितियां संसद के आंख कान है, ऐसे भूमिका शुरू कर दो, तो यहाँ से भूमिका हो जाएगी। फिर लिखा है कि संसदीय समितियां कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो सवाल ये है, लिखना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल कैसे बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कैसे बनाती हैं, लेकिन थोड़ा मेटाफॉर यूज कर दिया गया कि नियंत्रण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, दे आर मेकिंग पार्लियामेंट ऑन इट्स टो, दे आर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों के बल बैठा देती हैं, जो भी कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती हैं, घुटनों के बल बैठा देती हैं, ऐसे आप कह लो। तो आप कैसे कहोगे, तो फिर
यहाँ पे कैसे आओगे, विभागीय समितियों के कार्य बताओगे। फिर क्या बताओगे, विभागीय समितियों के कार्य। यानी फंक्शंस ऑफ डिपार्ट, और आपको याद होगा 3 फंक्शन है भाई, कैसे प्रशासन को नियंत्रित करती है विभागीय समितियों। काम तो आप बताओगे, जैसे अनुदान की मांग पे चर्चा करना, वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, और अगर मंत्रालय कोई विधेयक बनाना चाहता है उस प्रस्ताव की जांच करना। ये किसका काम है, विभागीय समितियों के। अब कह उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों कामकाज का मूल्यांकन करिए। उपयुक्त उदाहरण का मतलब है, जैसे उदाहरण हम कैसे देंगे, जैसे विदेश मंत्रालय की विभागीय समिति ने यह अनुशंसा की है कि भारतीय विदेश सेवा का अलग गठन किया जाए, उसमें पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के ग्रेजुएट को उन समितियों में स्थान दिया जाए। अब ये क्या है, ये स्पेशल रिकमेंडेशन है, ये कोई एग्जाम्पल है। रक्षा मंत्रालय की समिति ने ऐसा उदाहरण दिया है कि भारत में जिस अनुपात में इनको पैसा दिया गया है, रक्षा मंत्रालय उस अनुपात में अनुसंधान का विकास नहीं कर पा रहा है। तो समितियों कार्य को हम बाकायदा उपयुक्त उदाहरण के साथ देंगे। लेकिन फिर क्या कहेंगे, अगला आप क्या कहेंगे, हम विभागीय समितियों की बात तो कर देंगे, लेकिन फिर हम विश्लेषण की बात करेंगे। फिर विश्लेषण की बात कर देंगे, हमेशा क्रिटिकल जरूर लिखेंगे। विश्लेषण का मतलब है क्या वाकई विभागीय समितियां उतना अच्छा काम कर पा रही हैं। अब बात ध्यान रखना, यहाँ ये नहीं पूछा कि विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, विभागीय समितियां बनती कैसे हैं, ये सब नहीं पूछा। सीधा विभागीय समितियों का रोल है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि क्या हमने पढ़ा है, क्या काटें क्या लिखें, कितना भाग पीछे करें, कितना भाग लिखें। तो फिर सवाल है विभागीय समितियों को और अच्छा कैसे बनाया जाए, डिपार्टमेंटल कमेटीज को और अच्छा कैसे बनाया जाए। और आपको ये भी याद दिला दें, अगर डिपार्टमेंटल कमेटीज ना होती तो भाई संसद के पास समय नहीं है। तो हमने पहले बता दिया है पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनती है, समय नहीं है, दल के आधार पर विभाजन है, बैठकें खुले में होती हैं तो सहमति नहीं बन पाती। इसलिए आप देखोगे कि संसदीय समितियों कार्य के साथ फिर आप ये बताओगे इसमें समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं, चैलेंजेस कहाँ है विभागीय समितियों में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंटल कमेटीज, रोल बताओगे। तो हमेशा पिछली बातों को रिवीजन करो। रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उतना आपकी समझ देगा, उतना लिखोगे। अब चैलेंजेस क्या बताओगे, विभागीय समितियों कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि 1 वर्ष में तो कोई व्यक्ति आता है उसको अनुभव मिला नहीं, 1 वर्ष सीखने में लग जाता है, तब तक 1 वर्ष के बाद मेंबर बदल जाते हैं। तो ये आधार। दूसरी बात है, ये कहा जाता है विभागीय समितियों का जो कोरम पूरा किया जाए, यानी बहुत सारी अनुपस्थिति रहती है, अब्सेंट रहते हैं, वैकेंसी रहती है, यानी इनके मेंबर लगातार प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ये समयबद्ध रूप में काम नहीं करती, दे आर अनेबल टू गिव देयर रिपोर्ट टाइम इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो ये टाइम बाउंड रूप में काम करें, ये बाकायदा 1 साल के भीतर वाला कार्यकाल बढ़ाया जाए, और इसमें मेंबर्स अब्सेंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई मेंबर 2-3 बार से ज़्यादा एब्सेंट हो उसको समिति से बाहर किया जाए। इससे करके और हम संसदीय समिति को प्रभावी बना सकते हैं। तो फिर निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे, लास्ट 75 ईयर्स अगर भारत के लोकतंत्र में संसद सफल हुआ है तो उसमें विभागीय समितियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभागीय समितियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यही सदन के संचालन का काम करती है। अब फिर अगला सवाल आप लोगे, लास्ट, एक बार का अध्यक्ष, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, डू यू थिंक दैट प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रोबोस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इंडिया? एक बार का अध्यक्ष, हमेशा का अध्यक्ष, आपको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल को तो निष्पक्षता के प्रदान करने की प्रथा को अपनाया जाना चाहिए भारत में संसदीय कामकाज। तो पहला बेसिक इशू क्या है, एक बार का अध्यक्ष, बार बार का अध्यक्ष। और दूसरा,
निष्पक्षता, स्पीकर का फेयर कैसे हो, तो संसदीय कामकाज को मजबूत करने में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखो यहाँ भूमिका कैसे लिखेंगे, फिर वही बात है, आप इसमें इंट्रो कैसे लिखोगे, आप संसदीय शासन से भी लिख सकते हो और स्पीकर से भी लिख सकते हो कि लोकसभा जनता के हितों को रिप्रेजेंट करती है और स्पीकर उन स्पीकर उस जनता की आवाज को व्यक्त करता है। इसलिए संसदीय शासन में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संसदीय शासन में स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमने इंट्रो शुरू कर दिया। और दूसरी बात है, एक बार का स्पीकर हमेशा का स्पीकर, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, ये आइडिया हमने लिया ब्रिटेन से, ये आइडिया ही ब्रिटेन का है। एक बार का स्पीकर एक बार का स्पीकर सदैव स्पीकर, ये विचार हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। ये विचार हमने ब्रिटेन से लिया क्योंकि वहां है, एक बार अगर कोई स्पीकर बन जाता है दोबारा वो निर्विरोध रूप में निर्वाचित हो जाता है। तो जैसे मान लिख हमारे ओम बिरला स्पीकर है, अगर ओम बिरला हमारे यहाँ स्पीकर हो गए तो ब्रिटेन की बात मान लिया जाए, तो दोबारा अगर ओम बिरला चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा, तो वो हमेशा स्पीकर बने रहेंगे। लेकिन आप देखोगे ये हमने नहीं अपनाया, हमने स्पीकर के न्यूट्रलिटी को अपनाया है, ये सिद्धांत नहीं अपनाया। ये सिद्धांत क्यों नहीं अपनाया, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का विचार क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ लोकसभा सीटें रिजर्व होती हैं। हमारे यहाँ लोकसभा सीट हमारे यहाँ क्या होती है, लोकसभा सीट रिजर्व होती है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, तो जब भी जनगणना होती है तो अनुसूचित जाति जनजाति की सीट बदल सकती है। तो अगर हमारे यहाँ सीटें रिजर्व होती हैं तो फिर कैसे एक बार का स्पीकर हमेशा स्पीकर होगा, हो सकता है अगली बार वो सीट ना हो उसकी, पहली बात। और दूसरा, देखो दोस्तों, इंग्लैंड का लोकतंत्र अलग है, वहाँ लोकतंत्र लोगों की दिलो जुबान में आ चुका है, लोकतंत्र वहाँ लोगों की मूल मान्यता में आ चुका है। हमारे यहाँ तो भाई नवजात लोकतंत्र है, नया नया लोकतंत्र है, मान लो कोई विचार हम अपनाए और फिर उसमें कठिनाई आ जाए। इसीलिए हमने व्यवहारिक रूप में क्या कहा, एक ही व्यक्ति स्पीकर होने पर वो शक्ति सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है, दे कैन मिस यूज द पावर। हमारे यहाँ तो भी लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन व्यक्तियों का स्वभाव लोकतांत्रिक थोड़े है। हमारे यहाँ तो आप देखोगे जो डीएम सीएम पीएम बन जाता है वो तो सोचता है शक्तिमान ही बन गए, इसलिए भी हमने नहीं अपनाया। तो ब्रिटेन की परंपरा अलग है, ब्रिटेन में लोकतंत्र का 300 साल का विकास हो गया है, वहाँ लोगों के जहन में लोकतांत्रिक बात घुस गई है। और आप जानते हो बच्चों, जो चीज़ आपके दिल दिमाग में घुस जाए उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब बच्चे कहते हैं कि याद नहीं हो रहा है, मैं यही बार बार कहता हूँ कि बच्चों, कुछ चीज़ आपको भूल नहीं रही है और कुछ चीज़ याद नहीं हो पा रही है। यानी ये मामला नहीं याद हो नहीं पा रहा है, ये मामला है कि दिल लगी नहीं कर रहे हो। जिससे दिल लगी करोगे याद हो जाएगा। आप सोच लो, अगर दिल में कोई और बैठा हुआ तो पॉलिटिक्स कैसे बैठेगी, यही फर्क होता है। नहीं तो हमारे बच्चे इतने बुद्धिमान है, कोई चीज़ याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि फिर स्पीकर, उसके बावजूद हमने ये परंपरा नहीं अपनाई, लेकिन स्पीकर की निष्पक्षता को अपनाया, फेयरनेस को अपनाया। स्पीकर फेयर काम करेगा, ये हमने संविधान में ब्रिटेन से सीखा। फेयरनेस ऑफ स्पीकर को हमने अपनाया। इसीलिए ये क्यों अपनाया, क्योंकि स्पीकर केवल निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट देता है। निर्णायक मत का मतलब है कि वो पहले वोट नहीं करता, किसी पक्ष विपक्ष में वोट नहीं करेगा, जब मामला टाई हो जाएगा तभी वोट करेगा। ये फेयरनेस का एग्जाम्पल है। अदरवाइज जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब वोट करते हैं, और मिनिस्टर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाग होते हैं। भाई मोदी जी भी वोट करते हैं, मिनिस्टर भी वोट करेगा, लेकिन स्पीकर वोट नहीं करेगा, क्योंकि वोट करने का मतलब है या तो आप पक्ष में है विपक्ष में है, जबकि स्पीकर तो पूरे सदन का है। ओम बिरला असदुद्दीन ओवैसी के भी हैं, राहुल गांधी के भी हैं, मोदी जी के भी हैं। अब सवाल है किसके साथ भेदभाव करेंगे।
इसलिए उनको निर्णायक मत दिया गया है। इज ओनली सपोज टू एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, तो वो केवल कास्टिंग वोट करेंगे, पहली बात। दूसरा आप देखोगे ये परंपरा है। अब हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है, नहीं होना चाहिए वैसा। जैसे देखो इसके पहले स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन। स्पीकर के पद से जाने के बाद दूसरे को कोई पद लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा संविधान मना तो नहीं है। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर बहुत बड़ा पद है, इसके लिए स्पीकर जो हो जाता है वो किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी पार्टी की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होता। He never participate in any political activity। इसलिए आप देखोगे जब भी सत्ताधारी दल के द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती है, संसदीय कार्य दल की बैठक, स्पीकर उसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि स्पीकर क्या है? सबका स्पीकर सबका है। स्पीकर सदन का है, कार्यपालिका का पार्ट नहीं है, मंत्री का पार्ट नहीं है, तो किसी पॉलिटिकल बैठक में भागीदारी नहीं करता। और इसलिए दल बदल में उसे कहा गया है, दल बदल में उसे अधिकार दिया गया है कि दल बदल के संबंध में उसे अधिकार दिया गया है कि वो किस तरीके से निर्णय करे, और स्पीकर का जो निर्णय होगा वो उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में। यदि व्यवहारिक रूप में हो रहा है, संविधान में कहा गया नहीं होगा। आपको कि हो तो हो लोहान कैसे याद होगा। इसलिए स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने का प्रयास संविधान में है, लेकिन बच्चों फिर वही बात है, लेकिन व्यवहार में समस्या है। इसीलिए अब इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, लास्ट में आप ये लिख के खत्म करोगे। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति एक बार निर्वाचित हो जाए, वो किसी दूसरे पद पर उसको अपॉइंट न किया जाए। क्योंकि अगर स्पीकर एक बार हो गया फिर बाद में जाके मंत्री हो गया, इसका मतलब फिर निष्पक्षता कैसे करेगा? इसी को कहते हैं। अब आप देखोगे यहाँ ये सवाल नहीं पूछा गया कि स्पीकर की भूमिका बताओ, तो हमने लिख दिया है कि प्रशासनिक भूमिका, सदन के संचालन में भूमिका, और अर्धन्यायिक भूमिका। अर्धन्यायिक का मतलब है क्वासी जुडिशियल, कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई करता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, अगर स्पीकर की भूमिका विवादास्पद होगी तो किसी भी सांसद को बर्खास्त कर देगा। स्पीकर की भूमिका अगर न्यूट्रल नहीं होगी तो सरकार के खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता, सांसदों को प्रश्न ही नहीं पूछने देगा। इसलिए कहा जाता है कि स्पीकर की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। बच्चों ये आपके सवाल थे, एक मैंने एग्जाम्पल बता दिया, और धीरे धीरे कोशिश करो, सब अच्छा हो जाएगा। घबराने की बात नहीं, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि और जो बच्चे अभी 12th वगैरह पास कर लिए हैं, अगर वो तो एकदम आए या आराम से मुस्कुराते हुए निकल लें, उनको बहुत प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चों उम्र के साथ ही प्रेशर लिया जाता है, पहले सुन लो, पहले सीख लो, उतना ही बहुत है। अब थोड़ा सवाल पूछ लो कि आप क्या प्रॉब्लम है, फिर हम नया टॉपिक शुरू करें, प्रेसिडेंट। फिर नया टॉपिक शुरू कर, प्रेसिडेंट सवाल आप पूछ लो। बच्चों जरा अब किसी बच्चे ने सर इनका निष्कर्ष कैसे लिखे? निष्कर्ष सीधा बच्चों देखो, हमने पहले बता दिया, निष्कर्ष का मतलब ऊपर का सारांश, कि 75 साल के लोकतंत्र में वर्तमान घटना को जोड़ते हुए 75 साल के लोकतंत्र में भारत में स्पीकर की भूमिका फिलहाल थोड़ी विवादास्पद हो गई है, लेकिन स्पीकर को निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए। किसी बच्चे ने कहा आ नहीं रहा तो क्या लिखे? अरे पढ़ो पहले, एकदम दीपक चिंता मत करो, एक बार पढ़ो, अपने आप सब आ जाएगा। कभी अरे मेरे बच्चों, कभी हमारे बच्चे इतने होशियार हैं कि कभी उनको सब कुछ आ जाएगा। किसी बच्चे ने स्पीकर रिटायरमेंट के बाद मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यही हमने कहा कि इसको मामला अभी पीछे करने की आवश्यकता है। किसी बच्चे ने कहा संजय सिंह का मामला क्या है? ये पॉलिटिकल मामला है भाई, संजय सिंह अभी शपथ लेने जाएंगे, जानते हो कल लोग विवाद में रहना चाहते हैं, वो सब उस पर ध्यान मत दो। इसलिए बच्चे का स्पीकर क्या होता है? अरे मेरे बच्चे जो कभी नहीं बोलता वो स्पीकर है, क्योंकि बाकी सब लाउड स्पीकर है। यानी स्पीकर का मतलब है जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, उसी को स्पीकर कहते हैं।
इसका मतलब है मेरे बच्चे ने अभी पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे बच्चों किताब खरीद लो, एनसीईआरटी खरीद लो, पढ़ के आओ। तो किसी का केस याद रखना जरूरी है क्या? अरे नहीं बेट, वो बहुत लैंडमार्क जो केस हैं वो जरूरी है, बाकी आप कॉन्सेप्ट देखो तो बार बार जो भी काम करेंगे वो लिख सक। किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन आप लिख के, हाँ क्वेश्चन लिख के भेज दो। और देखो किसी बच्चे ने पूछा कि भूमिका लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार लिखने की कोशिश करो, अगर भूमिका नहीं लिखा पाए उसके बाद लिखो। और दूसरी बात है, जो क्वेश्चन बच्चे लिख के यहाँ भेजेंगे उनके आंसर चेक हो जाएंगे। किसी बच्चे ने कहा स्पीकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट है, नहीं बच्चों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। किसी बच्चे ने कहा कि क्या सर इंग्लिश मीडियम पॉलिटी की कौन सी, अरे जो नोट्स मिल गया है वही पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट इज बेस्ट। तो अब मुझे लगता है अच्छा 5 मॉडल का उत्तर आपके द्वारा लिखा। आलोचनात्मक उत्तर कैसे लिखेंगे? आलोचना का मतलब है खामियां। देखो हमने कहीं कहीं खामियां बताई कि संसदीय समिति में ये काम किया जाए, तो खामियां ही बताई। आलोचना का मतलब होता है जहां थोड़ी विभागीय समिति में क्या कमी है वो खामियां बताई हमने, तो कुल मिला के आलोचना पे हो गया। अरे केजीएस में आंसर भेज दो, मेरे पास पहुंच जाएगा बच्चों, चिंता मत करो। आप कैसे आंसर भेजेंगे सर? ये केजीएस से बात कर लो जहां से आपने, तो आपको भेज दिया जाएगा यहाँ पे। अब कुछ बच्चे हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, वो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी से पूछते हैं एनसीईआरटी की कौन सी किताब पढ़ें। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 6 से पढ़ जाओ यार, कितनी बार पूछोगे बताओ। हाँ टेस्ट भी हो जाएगा, सारी बात हो जाएगी, चिंता मत करो। किसी बच्चे सबमिट नहीं हो रहा है सर, तो किसी संजय सिंह को शपथ लेने से माना, अरे मेरे बच्चों से पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, संजय सिंह शपथ लेने से कौन मना कर सकता है? जो कोई शपथ लेना चाहता है वो शपथ ले सकता है, वो सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। लोकसभा के सदस्य एमपी से ही स्पीकर, हाँ हाँ भाई, जब लोकसभा कोई सदस्य नहीं होगा स्पीकर कैसे होगा? राज्यसभा का सभापति बनने के लिए उसका मेंबर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मेंबर जरूरी है। अब बच्चे आपस में संजय सिंह को लेके बोल, अरे पॉलिटिक्स छोड़ो, पहले बच्चे काम की बात करो, काम पास करना है, हमें आईएएस बनना है, ये सब पॉलिटिक्स का लफड़ा होता रहेगा। और आप किसी आंसर में किस पॉइंट पे नंबर देते हो कि भाई जो आंसर की डिमांड है, जो क्वेश्चन में कीवर्ड है वो आपके आने चाहिए, बस सीधी सी बात। किसी में पॉलिटिक रिवीजन कैसे करें? अरे बच्चों, अगर क्लास में जो हमने बताया उसका अगर उस वही पॉइंट लिख लो, वही रिवीजन के लिए पर्याप्त हो। झारखंड सीएम की पार्टी फिर पावर में आ गई, अरे यार तुम पावर में आओ, अभी झारखंड को छोड़ दो। अगर संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है, हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल हटा सकती है। अब उसी को हम जाने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें समझिए। अरे मेरे बच्चे देखो, कई बार बच्चे भूमिका, अरे भूमिका खूब बनाते हो मेरे बच्चों। अरे कैसे बच्चे देखो भूमिका कैसे बनाते हैं। अब मान लो किसी से जाके कुछ पैसा मांगना है, तो भूमिका क्या बनाते हो? यार तुम देखने में बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तुम देखने में बड़े स्मार्ट लग रहे हो, और लगता है इस बार आईएएस पास कर जाओगे, उसके बाद 50 रुपये दोगे क्या? ये रोज वो भूमिका तो बनाते हो। अब किसी से बात करना है तो क्या भूमिका बनाते हो? देखिए आपका पेन गिरा हुआ है, भूमिका बना रहे हो। ऐसे ही एग्जाम में भूमिका बनाते, भूमिका कैसे बनाओगे? संसदीय शासन से आ रहा है, संसदीय शासन शुरू कर दो, डेमोक्रेसी शुरू कर दो, ऐसे भूमिका बना दो। डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट्री फोरम, किसी ने पूछा है। मेरे बच्चों देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? संसद की सहायता के लिए, संसद के असिस्टेंस के लिए है। पार्लियामेंट्री कमेटी संसद की सीधे वैसी सहायता करती है जैसे हमारी सहायता बोर्ड कर रहा है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फोरम है वो क्या करता है? सांसदों को ट्रेनिंग देता है, सांसदों को प्रशिक्षण देता है कि किस तरीके से सांसद सदन में अपने सवाल पूछ पाए। तो पार्लियामेंट्री फोरम के माध्यम से उसमें भी सांसद होते हैं, तो सांसदों के साथ जोड़ दिया जाएगा किसी अधिकारी को, वैज्ञानिक को, जिससे सांसद सदन के सामने अपने सवाल उठा पाए। इसे हम पार्लियामेंट्री फोरम के रूप में जानते हैं। राइटिंग लैंग्वेज गुजराती हो तो कैसे चेक करेंगे? अरे मेरे बच्चे, तब तो मैं केम छो हो जाएगा, फिर गुजराती कैसे मैं चेक करूंगा? तो अब गुजरात, कभी दिल्ली आओगे तो हिंदी पढ़ के सुना देना, मैं चेक कर लूंगा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ें। अब सर कई सर मॉडल आंसर मिलेगा? हाँ सब मिल जाएगा मेरे बच्चों, एक बार सारे पढ़ तो लो। एक बार एक टॉपिक पढ़ोगे तो एक बात दूसरा रिपीट होगी, फिर अपने आप हो जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति।
चीन इंग्लिश सर जी, चीन इंग्लिश। तो क्वेश्चन अपलोड कुछ, हाँ तो ठीक है। सारे सारे अच्छा, वॉइस लो है, वॉइस लो आ रही है क्या? वॉइस ठीक तो आ रही है यार। ओके सर, स्पीकर कौन चुनते हैं? लोकसभा मेंबर चुनते हैं मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने बता चुका है। लगता है कुछ बच्चे, लगता है कुछ बच्चे कहीं इधर उधर भी देखते रहते हैं। अच्छा, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। सर वाइस पीएम होता है कि, अरे वाइस पीएम नहीं होता, डेप्यूटी पीएम होता है मेरे बच्चों, वो प्रधानमंत्री होता है। कुछ बच्चे क्लास 6 के, ओ माय गॉड, अरे क्लास 6 के बच्चे हैं वो। तब तो आप समझ लो कि अगर क्लास 6 के बच्चे हैं तब तो मेरे बच्चों एनसीईआरटी पढ़ लो और चिंता मत करो, मेरी बात सुन लो, ना आता हो तो फिर से क्लास कर लेना। तुम लोगों को चिंता, बस आराम से बैठो। अब हम अब हम अब हम प्रेसिडेंट शुरू करते हैं बच्चों, अब ठीक है। प्रेसिडेंट, अब हम कार्यपालिका शुरू करते हैं और यहाँ शुरू करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, एक बात याद रखो दोस्तों, जब हम राष्ट्रपति की बात करें, अच्छा कुछ बच्चे क्लास 6 के हैं, ओ माय गॉड, क्लास 6 सच में क्या कोई प्लीज। अच्छा, अब हम जरा शुरू करें राष्ट्रपति। तो अब देखो बच्चे, कुछ पहले थोड़ी बेसिक बात बता दें, उसके बाद फिर विस्तार पर आए। विश्लेषण पा रहे हैं राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, राष्ट्रपति न होता तो क्या होता, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सब मेंस के सवाल हैं। अब दूसरी बात, अब लेकिन पहले एक बेसिक बात बता लें, जैसे पीटी वाली बात है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है, इसका निर्वाचन होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, हु आर द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। और थर्ड, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के इलेक्टेड एमएलए। और दूसरी बात है, दो ऐसे यूटी हैं जहां पुडुचेरी और दिल्ली के एमएलए, 28 राज्यों के एमएलए और पुडुचेरी एंड दिल्ली के भी एमएलए, एमएलए ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली, क्योंकि ये यूटी है लेकिन यहाँ पे विधानसभा है, इलेक्टेड एमएलए। अब देखो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, इसका मतलब है बच्चों ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधा जनता नहीं करती, हम आप नहीं करते। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे द्वारा निर्वाचित किए गए विधायक या सांसद करते हैं, लेकिन वो विधायक या सांसद मनोनीत नहीं होने चाहिए, वो विधायक या सांसद इलेक्टेड होने चाहिए। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड होता है, अब 28 राज्य विधानसभा के एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली पुडुचेरी के एमएलए होंगे, जबकि दिल्ली पुडुचेरी राज्य नहीं है, यूटी है, यहाँ विधानसभा सदस्य तो है। बात याद रखना, विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? क्योंकि नॉमिनेशन का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है,
तो अगर राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करता है और राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो खुद उनको वोट देंगे, ये तो सीधे ऐसी बात हो गई, आप मेरी पीठ खुजलाइए, मैं आपकी पीठ खुजलाऊं। यू आर स्क्रैचिंग माई बैक, आई एम स्क्रैचिंग योर्स, होता है ना क्विड प्रो को। ये इसलिए कहा गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आम जनता से नहीं होता। और दोस्तों क्यों नहीं होता? क्योंकि अब आप पूछोगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता क्यों नहीं आती? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सांसद और विधायक क्यों आते हैं, आम जनता क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती? वाई ऑर्डिनरी पीपल मासेस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस? उसका कारण क्या है कि मेरे बच्चों, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ संसदीय शासन है, और संसदीय शासन में इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो संवैधानिक प्रधान है। प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और जो पीएम होता है वास्तविक प्रधान है, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, इसलिए प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? पीएम होता है, वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। पीएम किसका है? सरकार का मुखिया है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है। इसलिए बच्चों, राष्ट्रपति भी अगर सीधा आम जनता के द्वारा निर्वाचित होता, और आप ये बात समझ लो, अगर कोई इतनी क्षमता रख सकता है कि सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होता, तो वो कभी राष्ट्रपति बनता ही नहीं। अरे मेरे बच्चों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति क्यों बनी? क्योंकि वो सीधा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती। आप कहोगे सर लड़ तो सकती ही हैं। लड़ सकती हैं, हार जाएंगी, नहीं जीत पाएंगी। इतने बड़े देश में इन चुनाव लड़ने के लिए तो फिर आपको जमीन पाना पड़ेगा, भाइयों बहनों का आना पड़ेगा। और ये कला दीदी में है, केजरीवाल में है, मोदी में है, ये लोग चुनाव लड़ पाते हैं। इसीलिए आप याद रखो, जिसका मेथड जैसा इलेक्शन का होगा, काम वैसा होगा। जैसा काम होगा वैसे इलेक्शन का मेथड होगा। ये बात याद रखने की है। इसका मतलब है पीएम का चूंकि इलेक्शन होता ही है सीधा, ये पीएम का इलेक्शन तो जनता ही करती है। इसलिए अगर राष्ट्रपति का भी इलेक्शन जनता करने लगेगी तो आपको लगता नहीं पावर क्लैश होगा? तो कोई राष्ट्रपति क्यों बनना चाहेगा? अगर राष्ट्रपति ही जनता के द्वारा निर्वाचित हो सकता था तो राष्ट्रपति बनता ही नहीं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। हाँ, वो यूएस प्रेसिडेंट जैसा नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट तो अलग तरीके से निर्वाचित होता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको बता देंगे। अब दूसरी बात है, और आप देखोगे, अब अगर सवाल है कि इस राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही रखना है और सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित करते, बहुत पैसा खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है, तो क्या फायदा उससे? लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड है, वो कैसा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, जो हमने राज्यसभा में बताया था। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन बस एक बात ध्यान रखने की है, यहां प्रोपोर्शनेट किसका किया जाएगा? यहां प्रोपोर्शन किसका होगा? सांसदों। और यहां प्रोपोर्शन किसका होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एवं एमएलए के वोट के बीच। अनुपात किसका होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के वोट के बीच। और अनुपात किसका होगा? यूपी के एमएलए और गोवा के एमएलए के बीच। बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमने राज्यसभा में प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया था, राज्यसभा में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है यानी प्रोपोर्शनेट मेथड विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। तो जो हमने राज्यसभा में प्रोपोर्शनेट वोटिंग बताया था, उसका मतलब क्या था कि विधानसभा में जितने पार्टी के लोग होंगे उन सबको राज्यसभा में जगह मिलेगी। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अलग है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है, चूंकि देखो सांसद निर्वाचित होता है लगभग 20 लाख लोगों से, एमएलए निर्वाचित होता है लगभग 20 लाख लोगों से, 5 लाख लोगों से। कहने का मतलब यह है बच्चों, लगभग हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने लोग वोट करते हैं?
लगभग वोट करते हैं 4892 या 98, इसी के आसपास लोग वोट करते हैं। इतना ही, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो मुझे याद आ रहा है इतना ही है। लेकिन लेस देन 5000 पीपल आर वोटिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आप कहोगे सर यही 5000 लोग हैं तो सीधे इनको वोट करवा दो, प्रॉब्लम है। अगर हम इनको सीधे वोट करवा दें तो गोवा के एमएलए का एक वोट होगा, यूपी के एमएलए का वोट होगा, ये यूपी की बेइज्जती है दोस्तों। अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर इतने ही लोग वोट कर रहे हैं, इतने इतने लोग क्या हैं, इतने लोग वोटर हैं, इतना ही निर्वाचक मंडल का पूरा स्ट्रेंथ है, इतने ही लोग वोटर हैं, मतदाता इतने ही है। अब लेकिन इस मतदाता में कौन है, सांसद भी है, विधायक भी है। तो दोस्तों सांसद विधायक का मत एक रखना, ये बात नाइंसाफी होगी, क्योंकि सांसद तो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, विधायक कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। गोवा का एमएलए कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यूपी का एमएलए ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए संविधान में फार्मूला दिया गया है। इसे बच्चों याद रखने की बात है कि अनुपात किसके बीच स्थापित किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखो एमपी हमारे कितने हैं, 543। अगर आप इसमें देख लो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 543 प्लस 245, तो 78। उसके अलावा सारे विधायक हैं। अगर विधायक और सांसद को एक एक वोट दे दिया जाए और कह दिया जाए भाई सब लोग मिलके चुनाव कर लो, तो फिर तो सांसद का मत तो रहेगा ही नहीं। जबकि आप देखोगे जितनी बड़ी जनसंख्या से हमारे विधायक आ रहे हैं, वही उसी भारत से इतने सांसद आ रहे हैं। इसलिए प्रोपोर्शनेट किसके बीच में, पॉपुलर किसके बीच में अनुपात स्थापित किया जाएगा, अनुपात स्थापित किया जाएगा सांसदों और विधायकों के बीच में। ये 28 राज्यों के विधायक का मत मूल्य एक जैसा होगा, सांसद का मत मूल्य एक जैसा होगा। और किसी बच्चे ने कहा कि एमपी एमएलए में डिफरेंस क्या है। अरे मेरे बच्चों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो लोकसभा में आके बैठता है, राज्यसभा में आके बैठता है, और वो आपके पूरे जनपद को रिप्रेजेंट करता है। जो एमएलए होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में एमएलए हो गए 10। एमएलए का मतलब है जो पटना में बैठेंगे वो एमएलए, जो पटना विधानसभा में बैठेंगे वो एमएलए, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठेंगे एमएलए, क्योंकि वो राज्य के काम करते हैं, वो छोटे लोगों से निर्वाचित होकर आते हैं। और जो लोकसभा में आके दिल्ली में बैठता है वो कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा सोच के देखो, अब अगर एमपी एमएलए का वोट, अब कैसे इसमें इसलिए संविधान में फार्मूला दिया गया है। अब इसमें कैसे बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप में फिर तो सांसदों का इलेक्शन में कोई इंपॉर्टेंस होगा नहीं, विधायक जिसको चाहेगा वही चुनाव जीत जाएगा। इसलिए संविधान में फार्मूला दिया गया है कि सांसदों विधायकों के मतों के लिए फार्मूला क्या है, व्हाट इज अ फार्मूला। तो फार्मूला ये है, एक जो विधायक का मत मूल्य होगा, वोट वैल्यू ऑफ वन एमएलए, एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, मत मूल्य, मत नहीं, मत मूल्य क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या। लेकिन पॉपुलेशन बेस कितना होना चाहिए, 1971 का। राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य कुल जनसंख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाई 1/1000। इसका मतलब है, मान लो कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य हमें देखना है, हमें मत मूल्य देखना है, मत मूल्य देखना है तभी तो प्रोपोर्शन स्थापित होगा। अगर हमें राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य देखना है तो राजस्थान की जनसंख्या 71 में थी 2 करोड़, और उसमें राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 200।
ये क्या कर दिया 1/1000। ये 1/1000 बच्चों की है केवल नंबर कम करने के लिए, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब है कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना हो गया, 3 जीरो इधर हटा दिया तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना हो गया, अगर 2 करोड़ की जनसंख्या थी तो वो हो गया 100। ये कैलकुलेशन है। इसी तरीके से हम हर राज्य के एमएलए का मत मूल्य काउंट करते हैं। 22 क्यों कर रहे हैं, मत मूल्य काउंट करते हैं। इसका मतलब है ये फार्मूला संविधान में दिया गया है और ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए कि जनसंख्या डिवाइडेड बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद क्या होगा, एक सांसद का मत मूल्य निकलता है। सांसद का मत मूल्य क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य क्या है, ये एमएलए का मत मूल्य हो गया। और अब हम देखेंगे सांसद का मत मूल्य क्या होगा, उसके लिए क्या फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला क्या है कि 28 राज्यों के विधायकों का मत मूल्य प्लस दिल्ली पुडुचेरी, 28 राज्यों के विधायक प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी के विधायकों का मत मूल्य डिवाइडेड बाई निर्वाचित सांसदों की संख्या। डिवाइडेड बाई निर्वाचित सांसदों की संख्या, ये मत मूल्य है सांसद का। और आप याद रखिए, आपको अगर सर मान लो कहीं विधानसभा 356 लगाओ, विधानसभा विघटित हो जाए, क्या राष्ट्रपति का चुनाव से पोस्टपोन होगा, तो उत्तर है नहीं। विधानसभा विघटित हो जाए तो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन रहेगा। इसका मतलब है अगर आप बहुत कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर 28 राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य अगर आप काउंट करोगे तो वो लगभग आएगा 5.5 लाख, लगभग। अट्ठाईस राज्य के विधायकों का कुल मत मूल्य आप अगर कभी काउंट करके आप देख लेना तो वो लगभग आएगा 5,50,000। या 28 विधायक, 28 राज्यों के विधायक प्लस दिल्ली पुडुचेरी के विधायकों का मत मूल्य है। और संयोग की बात है, इस फार्मूले से अगर आप देखोगे एक सांसद का मत मूल्य, तो जो हमारे यहाँ सांसद का मत मूल्य है, जो कुल मिला के सांसद कितने हैं 788, तो 788 सांसदों का मत मूल्य भी लगभग आएगा 5 लाख या 5.5 लाख। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जितना मत मूल्य विधायकों का आया उतना ही मत मूल्य सांसदों का आया। वोट वैल्यू, व्हाट वी आर काउंटिंग, वोट वैल्यू। इट मीन्स हियर वी आर काउंटिंग द वोट वैल्यू ऑफ 28 स्टेट and MLAs of 28 states plus MLAs of Delhi and पुडुचेरी। तो आप याद रखो ये दिल्ली पुडुचेरी को मिला के एंड डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट वैल्यू आएगा। ये दोनों फार्मूले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अगर सोच के देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिख दिया गया। अब जरा सोच के देखो कि जब हम कहते हैं कि इसीलिए द वोट वैल्यू ऑफ MLAs and vote values MP that is roughly equal, इसलिए फार्मूला बनाया गया है। अगर ये फार्मूला न बनाया जाता तो फिर क्या होता, स्वाभाविक रूप में वो है MLA का इलेक्शन हो जाता। MLA जो वो MLA ही राष्ट्रपति को निर्वाचित कर देता। हम फार्मूला एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, एक MLA का वोट ही बिल्कुल लिखा हुआ है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली मल्टीप्लाई बाई 1/1000। यहाँ 1000 वगैरह के, और यहाँ क्या है सांसद का वोट वैल्यू कैलकुलेटेड है, यहाँ MLA का वोट वैल्यू है। तो फार्मूला ये संविधान में लिखा गया है। यहाँ क्या है, जितने भी MLA के वोट वैल्यू है सब काउंट कर लिया और वो कितने आ रहे हैं, लगभग 5.5 लाख। उसको डिवाइड किससे कर दिया, 788 से। तो पता चला कि सारे उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट वैल्यू आया, इसलिए 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट वैल्यू क्या होगा, दैट इज 5.5 लाख। तो ये इसका मतलब है, अच्छा ये 1000 होगा डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000 ना 10,000 नहीं है, डिवाइडेड बाई
1000। तो 1000 केवल इससे हम डिवाइड करते हैं जिससे कि हम वोट वैल्यू को काउंट कर पाएं। ये वोट वैल्यू थोड़ा कम कर दें, फार्मूला कम कर दें, ये संविधान में फार्मूला दिया गया है। अब सवाल ये है कि यही फार्मूला है तो बाकी फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का और काम क्या है बाकी, और एमएलए कैसे निकालेंगे? एमएलए के देखो ये निकला हुआ है, एक एमएलए का मान लो और हर एमएलए के पूरी संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बाकी क्लास आप कल होगी और आप देखोगे राज्यसभा के, चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम वोट को आपको ट्रांसफर करना नहीं बताएं क्योंकि वो राज्यसभा जैसा है, बाकी आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना है, ठीक है, आज के लिए।